आइए बच्चों, हम लोगों का आज का टॉपिक है सर्च अंडर कस्टम। काफी अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, छोटा है, मतलब अराउंड एक लेक्चर का ये टॉपिक है और एग्जाम में हमें 5 से 6 मार्क्स का स्कोर मिल जाता है। टॉपिक का नाम सर्च अंडर कस्टम्स है, राइट। लेकिन आप इसे पावर्स ऑफ कस्टम ऑफिसर्स बोल के ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन सर्टेन पावर्स ऑफ कस्टम ऑफिसर्स रिलेटेड टू दिस, रिलेटेड टू दैट, तो उस केस में आपको थोड़ा सा इन सब सेक्शनों को रिकॉल करना पड़ेगा कि क्या हमें यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा। और जहां तक अभी कोर्स की बात करें तो सर्च अंडर कस्टम इज अ यूनिक टॉपिक फॉर सीएमए फाइनल आईडीटी। ये टॉपिक सीएमए इंटर में नहीं है, एज वेल एज न ही सीए फाइनल में है। अ यूनिक टॉपिक। अभी मैं अगर सीए सीएमए दोनों को जैसे मैं डील करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि दिस टॉपिक इज एक्सक्लूसिव टॉपिक फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, ऐसा कह सकते हैं, राइट। तो सर क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि मान लो इस टॉपिक की कहीं चर्चा नहीं चल रही है तो नहीं पढ़े। आप बगल में लिख सकते हैं यहाँ पे 5 to 6 मार्क्स। पार्ट 2 जो हम लोग फाइनल लेवल पे अपने कस्टम के सिलेबस को पार्ट ए पार्ट बी में बांट रखे हैं, तो ये पार्ट बी का टॉपिक है। आप इंडेक्स देख सकते हो। सर आपके पास 4th या 5th एडिशन की बुक होगी। 4th या 5th एडिशन की बुक में आप पेज नंबर देख लो, 4A.1 होगा और या फिर 14.1 होगा, ठीक है। और एक बात, जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं सर्च अंडर कस्टम की, अभी फाइनेंस एक्ट 2020 आ चुका है, ठीक है। कस्टम एक्ट जो है हमारा, कस्टम्स एक्ट 1962 एज अमेंडेड, काफी बार बता भी चुका हूं आप लोगों को, एज अमेंडेड बाय, बट और एक क्लैरिटी दे दूं, एज अमेंडेड बाय फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019, राइट। तो ये हो गया 4th एडिशन बुक, ये हो गई 4th एडिशन बुक 2020 में कभी भी आपका एग्जाम हो उसके लिए। अब इसी को हम लोग थोड़ा और अपडेट कर देते हैं, एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020, राइट। तो ये हो गई हमारी 5th एडिशन बुक, ये हो गई हमारी 5th एडिशन बुक, रेलिवेंट फॉर 2021 एग्जाम्स कभी भी हो, राइट। और ये जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर्च अंडर कस्टम, पावर ऑफ कस्टम ऑफिसर्स, इसमें कोई भी चेंजेस अब नहीं है। जो अमेंडमेंट हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे इस क्लास में अमेंडमेंट डिस्कस कर लेंगे, अमेंडमेंट्स डन बाय फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019, बस उतना ही हमें पढ़ना है 2021 तक के एग्जाम्स के लिए। अब 2021 में जून में हो या दिसंबर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कस्टम की जो अमेंडमेंट है वो 2 अटेम्प्ट तक वैलिड होती है। जीएसटी हर 6 महीने में चेंज करते हैं, काफी बार बता चुका हूं। और सर जब मुझे किसी चैप्टर की शुरुआत करने में ऐसी एनालिसिस करने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा, टू मेक यू कंफर्टेबल, क्योंकि फाइनल में बच्चे एडवांस प्लानिंग करते हैं। एग्जाम 2020 में है तो वो 2019 में क्लास ले लेते हैं, एग्जाम 2021 में है तो वो 2020 में एग्जाम ले लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बट व्हाई दिस टॉपिक इज फर्दर मोर इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें इस बार का मतलब 2019 में काफी सारे चेंजेस है इस टॉपिक के अंदर, राइट। और अमेंडमेंट के बाद वो टॉपिक इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इसी चैप्टर में फाइनेंस एक्ट 2018 में भी अमेंडमेंट्स थी कुछ इसी चैप्टर में, और उसके अभी तक एग्जाम इंस्टीट्यूट ने जो 2019 में एग्जाम्स हुआ वहां पर क्वेश्चन नहीं पूछा इंस्टीट्यूट ने कोई भी। जो मैंने अपने एक ओवरव्यू वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कस्टम का पूरा ओवरव्यू दिया था, पार्ट ए पार्ट बी का, वहां बताया था कि इंस्टीट्यूट ने जो 2019 के 2 अटेम्प्ट थे उसमें क्या किया। ऐसी एनालिसिस चलती रहेगी आगे, तो अटेम्प्ट वाइज एनालिसिस जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि आप जब इस टॉपिक को कर रहे हो तो 4th एडिशन से करो या 5th एडिशन से करो, कहीं कोई चेंज नहीं है 2020 और 2021 के लिए। जब मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए जुलाई और अगस्त मंथ 2020, राइट, तो ये फाइनेंस एक्ट आ चुका है, ये फाइनेंस बजट
आ चुका है। ये बजट 2020 बेसिकली है, ये बजट 2020 है। फैब 1 फैब 2020 को ये बजट, और 27 मार्च के आसपास ये एक्ट बन चुका है। खाली एप्लीकेबिलिटी के लिए ये थोड़ा डेफर कर जाता है 2021 के एग्जाम्स के लिए। तो अब चूंकि जो चीज मेरे सामने में है वो बताने में क्या जाता है, तो कस्टम की जितनी भी क्लास रिकॉर्ड हो रही हैं आपकी, उसमें एनालिसिस आपको साथ साथ बताई जा रही है कि 2021 में अगर आप एग्जाम दोगे तो वहां पर आपको थोड़ा क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ये बताया जा रहा है साथ साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस के लिए। चलिए, तो मतलब थोड़ी सी एडवांस प्लानिंग। जीएसटी में इतनी दूर की प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। हाँ, जीएसटी में जून 21 तक की प्लानिंग कर पाएंगे हम लोग। अगर अभी क्लास लेते हो आप तो जून 21 में एग्जाम देते हो, जीएसटी की क्लास ले सकते हो। जीएसटी के लिए हम जून 21 तक एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। और कस्टम में दिसंबर 2021 तक की प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट ऑलरेडी 2020 आ चुका है। अब चलिए, मैंने एक बहुत अच्छा सा एक पेज का यहाँ पे समरीज बना रखी है इसके लिए। इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, खत्म भी करना है। सर, टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसको सर्कुलेट कर दिया है, और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली हैं, तभी इस क्लास को देख रहे हैं, और कुछ बच्चे यूट्यूब पे देखेंगे इस क्लास को, तो यूट्यूब वाले भी टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं। सर, मैंने ये 1 पेज की जो ये समरी है सेक्शंस की, ये सर्कुलेट कर दी है बच्चों को। आप इससे व्यू ले सकते हैं थोड़ा सा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसे कस्टम एक्ट 1962 जो हमारा मेन एक्ट है, कस्टम के सिलेबस में 2 ही एक्ट पढ़ना है, कस्टम एक्ट 1962 और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 सीटीए। जो मेन एक्ट है हमारा कस्टम एक्ट 1962 ठीक है, जो मेन एक्ट है हमारा कस्टम एक्ट 1962, इसके अंदर टोटल 17 चैप्टर्स हैं, 1 to 17, और टोटल 161 सेक्शंस है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए किसी भी लॉ को पढ़िए तो उस लॉ की औकात को नापना पड़ता है, राइट। लॉ की औकात का मतलब है कि उस लॉ में कितने चैप्टर्स, कितने सेक्शंस। चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं तो उसका एक ओवरव्यू। मेरी एक आदत है कि जब मैं कोई आपको सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं, कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं, तो उसका एक ओवरव्यू दे देता हूं। यूट्यूब पे भी काफी सारे चैप्टर्स के ओवरव्यू हैं ऑलरेडी। टीडीएस चैप्टर का ओवरव्यू है डीटी में, डिडक्शन चैप्टर का ओवरव्यू है, ऑलरेडी मैं बच्चों को करवाता हूं। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन चैप्टर जब जीएसटी में पढ़ाता हूं तो उसका ओवरव्यू है हमारे पास सप्लाई चैप्टर का ओवरव्यू है, आईटीसी चैप्टर का ओवरव्यू है, जो मैंने यूट्यूब पे छोड़ा हुआ है, राइट। और बाकी जो रनिंग क्लास में तो हर चैप्टर में हम ऐसा डिस्कशन बेसिक लेवल पे करते ही करते हैं। तो चलिए, आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत छोटा सा सफर है, मतलब स्टार्ट हुआ खत्म हो गया, ऐसा है, राइट। सर, चैप्टर 13 बेसिकली ये जो आपका एक्ट है कस्टम एक्ट 1962, उसके जो टोटल 17 चैप्टर्स है, उसमें चैप्टर 13 है जो सर्च, सीजर और अरेस्ट को डील करता है। और उसके सेक्शन का रेंज है सेक्शन 100 से लेकर सेक्शन 110 कैपिटल ए। सेक्शन ही है ये, इसको क्लॉज नहीं कहते हैं। क्लॉज कब कहलाएगा? जब ये ब्रैकेट में होगा, स्मॉल लेटर में होगा। अच्छा, अब ये सेक्शंस की लिस्ट दे रखी है जिसको आज हमें पढ़ना है। इसमें से 2 सेक्शंस को इस चैप्टर से मैंने हटा के अगले चैप्टर में दे दिया है, जहां पर कन्फिस्केशन, पेनल्टी, ऑफेंसेज, रिडम्पशन एक साथ डिस्कस करते हैं। वो थोड़ा सा 2-3 लेक्चर का टॉपिक है, 2-3 लेक्चर का। ये तो 1 लेक्चर का छोटा सा टॉपिक है। आज हम लोग इसमें से 100 से लेकर 109A तक करने वाले हैं। अब जैसे मैंने बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स 2018 में आए थे जो अभी तक इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है, उसमें से ये कंट्रोल्ड डिलीवरी, इसको इंस्टीट्यूट ने अभी तक नहीं पूछा है अपने एग्जाम्स में। ये 2018 की अमेंडमेंट है। तो अपने को सर, जैसे आप 2020 में एग्जाम दे रहे हो तो 2018 की अमेंडमेंट और 2019 की अमेंडमेंट्स, इन दोनों का थोड़ा ध्यान रखना। और जब मान लो आप 2021 में एग्जाम दे रहे हो तो 2019 में क्या आया फाइनेंस एक्ट, और फाइनेंस एक्ट 2020 में क्या आया, इतना ध्यान रखने से हमें एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या हैं कस्टम के अंदर। और थोड़ा दिल लगा के पढ़ेंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। हालांकि मेरी एनालिसिस जो थी उसमें मैंने यही कहा कि 2019 के जो 2 एग्जाम्स थे उसमें इंस्टीट्यूट ने अच्छे से क्वेश्चन सेट नहीं किया, हर चैप्टर को टच नहीं किया। बोला सर इसमें आपने थोड़े थोड़े रेड कर रखे हैं। सर ये इस बार की अमेंडमेंट्स हैं,
फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 में जो चेंजेस आए हैं, यानी थर्ड एडिशन से जो फोर्थ एडिशन हमने अभी बुक लॉन्च की, लेटेस्ट बुक, ऐसे समझिए 2020 के लिए जो हमने बुक लॉन्च की कस्टम की फोर्थ एडिशन, उसमें सेक्शन 103 और 104 में अमेंडमेंट है। ठीक है, बोला सर हम तो आपके पुराने स्टूडेंट्स हैं, हम इस अमेंडमेंट को कैसे करेंगे? तो सर आपको सेक्शन 103 और 104 की कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, इसी में मिलेगी, यही आपके लिए भी है। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं मेरे से, 2019 वाले बच्चे एग्जाम नहीं दिए हैं या अमेंडमेंट को अब कवर करेंगे, उनके लिए। ठीक, और ऐसे ही मैंने 2 सेक्शन को यहां रेड कर रखा है, इनमें भी अमेंडमेंट्स है। कस्टम की मेरी अमेंडमेंट की बुकलेट आ रखी है 2020 की, वैसे ही बुकलेट आएगी अराउंड आपको आ जाएगी अक्टूबर या नवंबर में 2021 के लिए। अक्टूबर नवंबर तक 2021 के एग्जाम्स के लिए कस्टम की अमेंडमेंट बुकलेट भी आ जाएगी, और हम लोग साथ साथ डिस्कस कर ही रहे हैं। बताया तो इस चैप्टर में कोई अमेंडमेंट अगले साल के लिए नहीं है। सर इसको मैंने अलग चैप्टर कर दिया है, सीजर को कन्फिस्केशन के साथ रख दिया है, वहां सर्च सीजर है, कन्फिस्केशन है, रिडम्पशन है, ऑफेंसेस है, एटसेट्रा, वो थोड़ा सा टॉपिक देखेंगे। चलिए, तो इस एक पेज के सेक्शंस को जैसे आप चैप्टर पढ़ लिए, चैप्टर पढ़ने के बाद आप जब रिवीजन करेंगे तो सेक्शंस को रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। इससे एक क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आता है, राइट डाउन द कस्टम ऑफिसर्स पावर, 5 मार्क्स का, तो कम से कम उसके 6-7 पावर तो आप लिखेंगे। तो वहां आपको ये सेक्शन हेल्प करेगा कि हमने इस सेक्शंस के अंदर क्या पढ़ा था। एग्जाम में सेक्शन याद नहीं है तो उसके कंटेंट यानी मेन पावर को आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो एक ये मैंने समरी बना दी सेक्शंस की। हर चैप्टर में इसी तरीके के आपको इंट्रोडक्शन मिलते रहेंगे, राइट। और ऐसे करते करते हम लोग टोटल जो हमारे पास कस्टम के वेरियस चैप्टर्स हैं एक्ट के, और उसके अंदर जो वेरियस सेक्शंस हैं, उसका एक आइडिया लग जाएगा, जैसे कि डायरेक्ट टेक्स्ट में भी थोड़ा बहुत हमें आइडिया होता है। सर और बताइए थोड़ा सा। तो हम लोग जो इंट्रोडक्शन की क्लास में जो हमारा इंट्रोडक्शन टू कस्टम है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कस्टम एक्ट, इंपोर्ट प्रोसीड्यूर वाली जो क्लास है, उसके अंदर हम लोग एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी में हम लोग पढ़ते हैं कस्टम एक्ट होल इंडिया में एप्लीकेबल है, प्लस अगर इस एक्ट में कोई ऑफेंसेस और कॉन्ट्रावेंशन किसी पर्सन ने आउटसाइड इंडिया भी बैठ के किया है, मान लो इंडिया में कॉन्ट्रावेंशन करके वो बाहर चला गया, या बाहर बैठे बैठे वो अब कुछ इस तरीके से चीजों को कंट्रोल कर रहा है कि वो कस्टम एक्ट में ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन कहलाएगा इंडिया के लिए, तो हम उस पे भी एक्शन ले सकते हैं। ठीक, यानी बियॉन्ड द टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी से बियॉन्ड जाके हम एक पर्सन पे कस्टम एक्ट में एक्शन ले सकते हैं। यस, फाइनेंस एक्ट 2018 में कस्टम के एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को एक्सटेंड किया गया। इट मे गो टू एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया जिन्होंने कॉन्ट्रावेंशन किया है इस एक्ट के अंदर। कोई ऑफेंसेस जो हम लोग पढ़ेंगे, कोई कॉन्ट्रावेंशन जो हम पढ़ेंगे, वो उस पर्सन ने किया है जो इंडिया से बाहर बैठा है। तो एक तरह से फाइनेंस एक्ट 18 में इसको हमने एप्लीकेबिलिटी को एक्सटेंड किया। तो सर थोड़ा सा इस 2 लाइन से मिलती जुलती चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे सर्च में। उसके अलावा यहां पर हम लोग बात करते हैं इंडियन कस्टम वाटर्स में कस्टम ऑफिसर्स के क्या पावर है। तो पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा फिर से, हाँ आप बच्चे फाइनल में हैं और इंटर में अगर आप पढ़ के आए हो कि इंडियन कस्टम वाटर्स तो 24 नॉटिकल माइल्स होता है, तो यहां ध्यान रखिएगा 2 साल पहले, यानी ऐसे समझो 1 साल पहले, फाइनेंस एक्ट 2018 आप पढ़ रहे हैं, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 या 20, 4th या 5th एडिशन एग्जाम 2020, ऐसे मानो कि एग्जाम 2020-21 में है, तो 2-3 साल पहले हमारा इंडियन कस्टम वाटर का डेफिनेशन चेंज करके इसको 200 नॉटिकल माइल्स कर दिया गया। पहले ये 24 नॉटिकल माइल्स तक होता था, अब ये 200 नॉटिकल माइल्स, राइट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक एक्सटेंड होता है। बोला सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन कस्टम वाटर्स। तो बेसिक क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें कस्टम ऑफिसर्स पावर रखता है लोगों को सर्च करने का, अरेस्ट करने का, किसी वेसल्स को रोकने का, और उसमें गुड्स की वेरिफिकेशन करने का, और उसको कुछ गलत लगेगा तो उस वेसल्स को रोक सकता है बाहर जाने से या इंडिया में आने से, वहां गुड्स को कन्फिस्केट कर सकता है
और पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। तो समझिए यहां जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत बेसिक क्लास में हम यहाँ पे पढ़ते हैं अबाउट इंडियन कस्टम वाटर्स, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कस्टम वाटर। इंडियन कस्टम वाटर जो हमारी इंडियन टेरिटरी के पहले 24 नॉटिकल माइल्स तक जाता था सी बेस से समुद्र के अंदर, वो अब 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है और वहां कस्टम ऑफिसर्स काफी सारे पावर यूज करती है। इन दोनों टर्म का बस इतना सा ही का यूज होना है इसमें, इसीलिए एक रेफरेंस दे दिया। सर अभी जो हम लोग पढ़ेंगे सर्च से रिलेटेड सेक्शंस या मेनली पावर ऑफ कस्टम ऑफिसर्स, तो इसमें कुछ टर्म आएंगे लाइक वही जो अभी डिस्कस किया इंडियन कस्टम वाटर। तो सर ये इंडियन कस्टम वाटर क्या होता है? हम लोगों ने तो इनकम टैक्स में क्या सुना है, टेरिटोरियल वाटर। तो आपको ये बेसिक क्लास की चीज अब ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यस हमने क्या पढ़ा, इंडियन कस्टम वाटर। हाँ 24 नॉटिकल माइल्स पर दिमाग नहीं लगाना है, अब ये कितना हो चुका है 200 नॉटिकल माइल्स, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अब ये सेक्शन जो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेक्शन 100, सेक्शन 101 और सेक्शन 102 आपस में कनेक्टेड है। ठीक, और सेक्शन 100 का रेफरेंस आगे बार बार आता है। ये जो सेक्शन 100 का सब सेक्शन 2 है इसका रेफरेंस बार बार आता है और इनफैक्ट अभी लिखाऊंगा भी कि ये एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन है आपका 4 से 5 मार्क्स। अगर एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछता है सर्च से रिलेटेड, पावर ऑफ कस्टम ऑफिसर से रिलेटेड सेक्शन 100 के अंदर, वो यहां पर कौन कौन से पर्सन्स हैं जिनके ऊपर ऑफिसर सर्च कर सकते हैं सेक्शन 100 में, इस तरीके का स्पेसिफिक होकर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा दिस इज अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 100 सब सेक्शन 2। ऐसे बेटा एक तो फटाफट इस वीडियो को आप जब देख रहे हो, जैसे मैं अपनी हर क्लास में कहता हूं, इस वीडियो को सर्च अंडर कस्टम, इस चैप्टर को, इस वीडियो को आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, यस आप हमारे रेगुलर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं एग्जाम 2020 या 21 में, राइट। यहां पर आप ना आपके पास जो बुक है, जो नोट्स हैं आपके पास, आप यहां पर डेट बैठाइए, आज की डेट, डे और कितने बजे आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बैठाइए। ठीक, और अब इस वीडियो को आखिरी तक, मान लो मेरी 2 घंटे की वीडियो है लेकिन आपने 4 घंटे में कंप्लीट की, बीच में कुछ और काम करने वाले थे, तो वो भी आज लिखिएगा इस पे। इससे आप अपनी इफिशिएंसी जज करेंगे। भाई सूरज सर ने तो कहा कि ये वीडियो 2 घंटे की है और आपको इसको कंप्लीट करने में 4 घंटे लग गए, 6 घंटे लग गए, बीच में आपने सिर्फ आलतू फालतू काम किए, पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम नहीं किया, ना ऑफिस से रिलेटेड कोई काम किया, तो वो आपकी इफिशिएंसी को जज करेगा। हाउ सर की 2 घंटे की क्लास मैंने 5 घंटे क्यों लिए, अगली बार मैं बेटर परफॉर्म करूंगा, अगली बार मैं बेटर परफॉर्म करूंगा। देखो फेस टू फेस क्लास तो अब रही नहीं, ठीक, और ना मेरी चलती थी फेस टू फेस, और मैं आई ऑलवेज वांटेड टू गो 100% इन लाइव रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास और गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव। लास्ट 2 इयर्स से मैंने काफी अनाउंसमेंट किए थे अपने स्टेटस पे, अपने स्टाफ लोगों को, बच्चों को मैसेज कर दिए थे, राइट। अच्छा फाइनल डीटी में तो लास्ट 3 साल से बंद ही है। इंटर में मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन फिर मैं फेस टू फेस चला ही लेता था, कभी कहीं से ऑफर आ गया, कभी कहीं से ऑफर आ गया, कभी बच्चों ने कन्विंस कर लिया, कभी मेरा खुद का मन नहीं किया बंद करने का, राइट। लेकिन मैं ऑलवेज चाहता था कि मैं फेस टू फेस बंद कर दूं, और लॉकडाउन मार्च में हुआ था, तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई एरिया टू अनाउंस्ड एट फेसबुक। मतलब अभी हम उस मार्च महीने में पता भी नहीं था लोगों को कि लॉकडाउन इतना लंबा जाएगा। अभी तो जुलाई ही है सिर्फ, ये लड़ाई तो अभी नवंबर दिसंबर तक जाएगी। मैंने अपनी दिल्ली ऑफिस लक्ष्मी नगर एरिया में करीब 100+ फैकल्टीज होंगे, 100+ कोचिंग सेंटर्स होंगे, ठीक है। मैंने वहां आई वॉज द फर्स्ट पर्सन एज अ फैकल्टी, मैंने अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया कि हमारी अब कोई फेस टू फेस क्लास नहीं चलेगी। मुझे पता भी नहीं था कि ये कब तक रहेगा कोरोना, और आगे पता नहीं कब तक रहेगा। तो सर जब आप मेरे से जुड़ी गए हो, रिकॉर्डेड क्लास, वीडियो क्लास, गूगल ड्राइव क्लास, पेन ड्राइव, डाउनलोड लिंक्स, व्हाटएवर, जहां से भी आप, एंड्रॉयड मोबाइल क्लास, व्हाटएवर, जैसे भी आप जुड़े हो, अब आप जब जुड़ चुके हो पेन ड्राइव क्लास के लिए, तो उसको पढ़ने का तरीका तो वैसा ही होना चाहिए। फिर फेस टू फेस में तो आप आए, अब हम 2 घंटे आपको खींच रहे हैं, ठीक।
आपका बीच में जाने का मन भी कर रहा था लेकिन आप जा नहीं पाए, तो थोड़ा यहाँ पर, मैं तो बहुत क्लास में कहा हुआ है, थोड़ा यहाँ पे डेट और डे बैठा दीजिए और टाइम के साथ। ठीक, आपको ये भी फ्यूचर में पता चल जाएगा कि इस चैप्टर को पढ़े कितने दिन हो गए, आगे एग्जाम कब है, रिवीजन करें या नहीं करें। और कोई दोस्त आपको इस चैप्टर के बारे में नहीं बताने को है कि ये इंपॉर्टेंट है, करके जाओ। सर, सभी दोस्त, सीनियर्स, मेंटर जिससे आप गाइड लेते हैं, वो लोग, सब लोग आपको कह रहे हैं ये ड्यूटी ड्रॉबैक पढ़ लो, वैल्यूएशन पढ़ लो, टाइप ऑफ ड्यूटीज पढ़ लो, हो जाएगा तुम्हारा। वो तो मैंने ओवरव्यू में भी बताया कि दोज चैप्टर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन सर फिर मजा नहीं आएगा मुझे, और सर इसको आप रिवाइज मात्र 15 मिनट में कर सकते हैं। मेरे को पढ़ा लेने दीजिए 2 घंटा, आप इस चैप्टर को मात्र 15 मिनट में रिवाइज कर लेंगे, ये गारंटी है। पावर टू सर्च सस्पेक्टेड पर्संस इंटरिंग और लिविंग इंडिया, सेक्शन 100। सर ये सेक्शन दोनों पे लग रहा है, और मजे की बात है पर्सन पे लग रहा है। मोस्टली हम लोग सेक्शंस में पढ़ते हैं गुड्स की वैल्यूएशन, गुड्स पे ड्यूटी, गुड्स का इंपोर्ट। पर्सन से रिलेटेड ना काफी कम चैप्टर्स हैं, हमेशा इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सी रूट की बात होती है ऑलमोस्ट हर चैप्टर में, चाहे वेयर हाउसिंग हो, टाइप ऑफ ड्यूटीज हो, वैल्यूएशन हो, राइट। जब हम लोग बैगेज रूल पढ़ते हैं और जब हम लोग इस चैप्टर में रहते हैं, तब हमारी और आपकी बात होती है पर्सन की। ठीक है, तो सर यहां पर्सन आ भी रहा है और जा भी रहा है, और आने जाने के रूट सी रूट है, और या बाय रोड है, और या फिर बाय एयरक्राफ्ट है। तो उन सब की चर्चा यहां पे अलग अलग लैंग्वेज को यूज करके हो रही है। सर इफ द प्रॉपर ऑफिसर, कहीं कहीं आपको असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर लिखा मिलेगा, ध्यान रखना है, हर क्लास में बोलता हूं। कहीं कहीं डायरेक्ट आपको नाम लिखा होगा प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर, ध्यान रखना है। कहीं कहीं ये लिखा होगा प्रॉपर ऑफिसर विथ द अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर, या विथ द अप्रूवल ऑफ असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर। इन बातों का देखो, लीगली आप इन चैप्टर्स को तैयार कर रहे हो, प्रैक्टिकल इसमें नहीं है। प्रैक्टिकल के चैप्टर वैल्यूएशन, टाइप ऑफ ड्यूटीज, वेयर हाउसिंग, ये सब हैं। आप इस चैप्टर को प्रैक्टिकली तैयार नहीं कर रहे, थ्योरेटिकली तैयार कर रहे हो, तो आपको इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 100 में कोई स्पेसिफिक ऑफिसर का नाम लिखा हुआ है, जनरलाइज प्रॉपर ऑफिसर, पीओ। ठीक है, डन, आगे बढ़े। सर इफ द प्रॉपर ऑफिसर हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन टू whom this section applies has secreted about his person, यानी आपने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी है, गलत आइडेंटिटी बताई है, या गुड्स जिसको लाइबल है, कन्फिस्केट यानी जब्त कर सकती है ऑफिसर्स, यानी पक्का आपने कोई कंप्लायंस नहीं किया है, क्या तो वो प्रोहिबिटेड गुड्स था, और या फिर गुड्स आप ना कोई जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कंप्लायंस होते हैं, ड्यूटी वगैरह पे करके प्रॉपर क्लियरेंस लेके, वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, इलीगल रूट से गुड्स को लाने और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि ऐसा हो रहा है। आपने अपने आप को सेक्रेट करने की कोशिश की, यानी आप किसी रास्ते से इस तरीके से निकलना चाह रहे हो कि आपको कोई देखे ना, आपने अपनी गलत आइडेंटिटी बताने की कोशिश की। ठीक है, सेक्रेटेड अबाउट हिज पर्सन, मतलब एक तरह से आप छुप के निकलना चाह रहे हो, जो एक प्रोसेस होता है उसको नहीं फॉलो कर रहे हो। ठीक, और एनी गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन, और एनी डॉक्यूमेंट्स, 3 बात हो गई, आपकी गुड्स की और डॉक्यूमेंट्स की, तो वो आपको सर्च कर सकता है। अब आपको सर्च करेंगे तभी तो गुड्स भी पता चलेगा आपको, और आपके ब्रीफकेस को सर्च करेंगे तभी हमें गुड्स और डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चलेगा। बोला सर वो पर्सन कौन है, क्या कहता है, एनी पर्सन टू whom दिस सेक्शन अप्लाइज, एक्ट नहीं, दिस सेक्शन, तो ऑब्वियसली इस सेक्शन में पर्सन की लिस्ट होनी चाहिए, तो वो सब सेक्शन 2 है, और यही आपका थ्योरी क्वेश्चन है। बगल में आप यहाँ पे लिख लो थ्योरी क्वेश्चन 4 मार्क्स। देखो बेटा, ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ, जीएसटी में भी और कस्टम में भी मार्क करा देता हूं कि कौन से पैराग्राफ की एग्जाम में आने के चांस हैं। सर नए नए चैप्टर्स हैं, ये सब रिसेंटली अमेंडमेंट्स आके नए नए सेक्शंस भी आए हैं। अब जैसे कंट्रोल डिलीवरी, इसके अंदर जो सेक्शन है, अब मान लो हम स्कैनर देख भी लें तो हमें वो क्वेश्चन थोड़ी ना मिलेगा।
सर हमने लास्ट 10 साल के क्वेश्चन कर लिए। अरे बेटा 10 साल छोड़ दो, तुमने अगर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को भी 2 साल में कवर किया होता 2018, 19, 20, तो शायद वहां से क्वेश्चन बन जाते। मतलब कहीं कहीं स्कैनर करने से धोखा हो जाता है, पास्ट क्वेश्चन स्कैनर, कि कोई नई चीज जिस पे इंस्टीट्यूट ने अभी तक क्वेश्चन पूछा ही नहीं है उसकी तैयारी तो आपने की ही नहीं। पर्सन हु कैन बी सर्च, ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी। दिस सेक्शन अप्लाई टू द फॉलोइंग पर्सन्स। अब इसमें बात हो रही है आने वाले पर्सन की, जाने वाले पर्सन की, सी रूट, लैंड रूट और पोर्ट, एयरपोर्ट, फ्लाइट एक्सेट्रा। तो वर्डिंग्स खाली हेर फेर हो रही है। द पर्सन हु हैज लैंडेड फ्रॉम और अबाउट टू बोर्ड और इज ऑन बोर्ड, आया है, जाने वाला है या उस वेसल्स पर है, एनी वेसल्स। और वेसल्स कहाँ है? विद इन इंडियन कस्टम वाटर्स। आ गया ना इंडियन कस्टम वाटर। और इंडियन कस्टम वाटर कहां तक जाता है? तो 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है। आज से 2 साल पहले सिर्फ 24 नॉटिकल माइल्स तक जाता था, ये ध्यान रखना है, ठीक है सर। दिस सेक्शन अप्लाइज टू द फॉलोइंग पर्सन, नेमली एनी पर्सन हु हैज लैंडेड फ्रॉम और अबाउट टू बोर्ड और इज ऑन बोर्ड ऑफ अ फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट। तो 3 लेवल आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप हैं। एयरक्राफ्ट की, वेसल की बात हो गई, अब एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट की कौन सा? फॉरेन गोइंग, ऑब्वियसली कस्टम की कंप्लायंस उसी में होती है। और या फिर अब लैंड रूट की बात हो गई, ऑब्वियसली लैंड रूट की बात करते हैं जो व्हीकल की बात करते हैं। और या फिर कहता है कि आप यहां 3 जगह नहीं है और आप इंडिया आ रहे हैं या इंडिया से जा रहे हैं, तो भाई पाइपलाइन के थ्रू आज जा सकते हैं। पाइपलाइन थी, मान लो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल की, और आप उस पाइपलाइन के अंदर, मान लो अभी पाइपलाइन से कोई भी से ऑयल वगैरह आना जाना नहीं हो रहा है, वो बंद पड़ी है, आप उसके अंदर से जाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पे हम लोग सुनते हैं कि वो सुरंग बना के आने जाने की कोशिश करते हैं। या मान लो इंडिया बांग्लादेश रेलवे से कनेक्टेड है और आप रेलवे से ट्रेवल करके इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो। और या फिर एनी पर्सन इन अ कस्टम एरिया, जो भी कस्टम एरिया है, बाय डेफिनेशन कस्टम एरिया के अंदर जो जो आते हैं वहां पर हम किसी भी पर्सन को सर्च कर सकते हैं। अब कस्टम एरिया इज अ वाइड टर्म, इसके अंदर आपका कस्टम पोर्ट, कस्टम स्टेशन, आपका कस्टम एयरपोर्ट, कस्टम लैंड स्टेशन सब आ गया, ठीक, वेरी वाइड एरिया इट इज। तो सर यहां पर यह ध्यान रखना है कि सर्च करने का जो राइट, ऑब्जेक्टिव मान लो क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स का, तो सेक्शन 100 में जो ऑफिसर्स को सर्च करने का राइट है, क्या उसके लिए उसका अप्रूवल लेना है? नहीं लेना है। सर कोई गुड्स नोटिफाइड होंगे या किसी भी गुड्स के लिए सर्च कर सकता है? एनी गुड्स, नॉट ओनली द नोटिफाइड गुड्स। एनी प्रॉपर ऑफिसर फॉर एनी गुड्स टू एनी पर्सन। पर्सन भी कौन? बेसिकली ये सब जो आ रहे हैं, जा रहे हैं या हैं, और या फिर कस्टम एरिया में है। सर 101 कैसे कनेक्टेड है इससे? एक्चुअली ये दोनों अगले सेक्शन से कनेक्टेड हैं, 102 से, एज वेल एज 100 और 101 में ऑलमोस्ट एक ही जैसी बात कर रही है कि हम आपको सर्च कर सकते हैं। तो फर्क क्या है? वो एग्जाम में डिफरेंस पूछता है 2-3 मार्क्स के लिए। यस सर, क्या ये सब हमारे एग्जाम में आएगा क्या? बेटा तुम्हें तो पढ़ा रहा हूं, अभी तो बताया कि ये सीए फाइनल के सिलेबस में नहीं, सीए में इंटर के सिलेबस में नहीं, तो और मैं किसको पढ़ाऊंगा? और सीए फाइनल को आईडीटी तो मैं पढ़ाता ही नहीं, ठीक है। वहां डीटी में थोड़ा मैं इंटरेस्ट लेता हूं बच्चों के साथ, उनको गाइड करता हूं। आईडीटी में तो मैं हूं ही नहीं वहां, फिर भी थोड़ा बहुत उनको गाइड कर देता हूं जो बच्चे मेरे टच में आते हैं सीए से रिलेटेड। तो सर फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और डिफरेंस क्या है? बस बेसिकली वहां प्रॉपर ऑफिसर खुद से डिसाइड करता है, बट उसके पास एक रीजन टू बिलीव, यानी उसके पास कुछ थोड़ा सा वो शक के दायरे में किसी पर्सन को ले रहा है, तो उस पर एक बेसिक उसके पास आइडिया होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसको सिम्टम्स होने चाहिए कि हाँ वो बंदा के पास कुछ तो गुड्स है, वो जो इसको छुपाने की वो कोशिश कर रहा है। रीजन टू बिलीव, ठीक, ये उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये बंदा लड़ गया कि मुझे क्यों सर्च कर रहे हो, तो इस ऑफिसर को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके पास कुछ तो रीजन था। सीसीटीवी कैमरा फुटेज में उसने उसकी हलचल देखी, जो है ना, जिस पर बेसिकली उसको शक हुआ, और या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई एक इंफॉर्मेशन होती है कि फलना आदमी, ये आदमी इस फ्लाइट से ट्रेवल करता हुआ शायद ये चीज स्मगल करने की कोशिश करेगा, जो मूवी सब में हम लोग देखते हैं, राइट। तो सर इसमें क्या फर्क है? तो बेसिकली इसमें गुड्स की लिस्ट दे रखी है
और इसमें आपको प्रिंसिपल, कमिश्नर और कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए, ऑर्डर चाहिए, अप्रूवल ऑर्डर, उनसे ऑथोरिटी चाहिए, तब आप सर्च कर सकते हैं। सर्च विदाउट प्रेजुडिस टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 100, यानी 101 में आने से पहले अगर आपसे 100 लगाना चाहते हैं उस पर्सन के ऊपर तो लगा दीजिए, ठीक। मतलब 101 बोलता है भाई 100 में जो लिखा है वो तो अपनी जगह सही है, हमारी भी सुन लो। यहां पर कोई भी कस्टम का ऑफिसर्स प्रिंसिपल ऑफिसर और कमिश्नर के स्पेशल या जनरल ऑर्डर से इंपावर्ड यानी ऑथराइज्ड, अगर रीजन टू बिलीव है उसके पास कि कोई पर्सन ने अपने आप को छुपा रखा है और या फिर गुड्स को जो सबसेक्शन 2 में मेंशन है यानी दीज गुड्स ओनली, तो वो उस गुड्स के बारे में ऑफिसर को लगता है कि अगेन लाइबल टू कॉन्फिस्केट हो सकता है या डॉक्यूमेंट्स, तो वो सर्च कर सकता है पर्सन को। अगेन कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ, एक तो नॉट ऑल गुड्स, ओनली नोटिफाइड स्पेसिफाइड गुड्स जो कि लिस्टेड है यहाँ सबसेक्शन 2 में। एम्पावर्ड ऑथोरिटी होनी चाहिए बॉस की, प्रिंसिपल, कमिश्नर और कमिश्नर की, ठीक है। और वही वर्ड है सेक्रेटेड, रीजन टू बिलीव, मुझे एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, सम एविडेंस बेसिकली इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं उस आदमी को क्यों सर्च कर रहा हूं। और ये कीवर्ड है सेक्रेटेड, ये कीवर्ड है सर्च। हम सर्च की बात कर रहे हैं, हम आपको कोई जेल ले जाने की बात नहीं कर रहे, ना हम आपके एक्सरे और स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, सर्च की बात कर रहे हैं, यानी चेक करना पॉकेट वगैरह सब। एक्सरे स्क्रीनिंग करना आपका ह्यूमन बीइंग का, उसके लिए आगे सेक्शंस है हमारे पास, देखते हैं। इंटरेस्टिंग है सर, भले आप इसको कभी पढ़े नहीं, इट इज न्यू फॉर यू, बट है इंटरेस्टिंग है। कहता है गुड्स कौन कौन से, तो गोल्ड, डायमंड्स, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गोल्ड और डायमंड्स, वॉचेस और एनी अदर गुड्स टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। तो इन सब के लिए मूवी में हम लोग देखते ही हैं कि लोग है ना फॉरेन मेड वॉचेस को, काफी सारी वॉचेस, देखो एक वॉच जो आप खरीद के अपने हाथ में पहन के लेके आ रहे हो उसके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आपके ब्रीफकेस में 20 वॉचेस निकल रही हैं और अल्टीमेटली आप उसकी कस्टम ड्यूटी नहीं देके इंडिया में इंपोर्टेड बोल के बेचना चाहते थे। और मूवी सब में देखते हैं बेसिकली स्मगल करते हैं लोग गोल्ड, डायमंड्स और उनसे बनी हुई चीजों को, कभी वो शूज में लगा देते हैं, कभी बॉटल में लगा देते हैं, कभी बाहर से वो चॉकलेट ला रहे हैं तो चॉकलेट के अंदर में वो डाल देते हैं गोल्ड को, कोई वो स्टिक है तो स्टिक के अंदर गोल्ड को डाल देते हैं, व्हील चेयर, वहां से व्हील चेयर भी साथ में ला रहे हैं तो व्हील चेयर के अंदर, कोई खिलौना है तो उसकी व्हील के अंदर, अलग अलग तरीके से हमें सुनने में आता है स्मगलिंग के बारे में। तो ऐसा ही उस ऑफिसर को रीजन टू बिलीव है कि आपने कुछ चीजों को या उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट को छुपा रखा है। तो सर डिफरेंस क्या है दोनों में, तो सर यहाँ पे गुड्स नोटिफाइड है 101 में, यहाँ एनी गुड्स है। यहाँ प्रॉपर ऑफिसर खुद से डिसाइड करता है, यहाँ एम्पावर्ड होता है। किससे, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर से नहीं, प्रिंसिपल, कमिश्नर, कमिश्नर से। तो थोड़ा एग्जाम के लिए इस चीज को रिटर्न रखिएगा। और मैंने हमेशा कहता हूं चैप्टर जब पढ़ रहे हो तो चैप्टर खत्म होते ही जब फर्स्ट रिवीजन करोगे तो साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा। 8-10 पेज का है, इसका शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो 2 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। 1 पेज की ये पढ़ी आपने, इसको शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपका 1 पेज का 25% हिस्सा लेगा और आपका इसका शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। एक तो आपको यहाँ गुड्स की लिस्ट ध्यान में रखनी है और एक यहाँ पे इस पर्सन की लिस्ट को ध्यान में रखना है। जो कॉमन है आप अपने से बना के भी लिख दिए तो आधा मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, 100 में 50। आइए 102 कैसे कनेक्टेड है पिछले दोनों सेक्शन से, 100 से एज वेल एज 101 से। तो मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, गैजेटेड ऑफिसर की बात हो रही है कि आप किसी पर्सन को सर्च करेंगे और उसने बोला कि आप मुझे ऐसे सर्च नहीं कर सकते, अपने सीनियर को बुलाओ, उसने ये डिमांड रख दी, तो फिर गैजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के पास उसे ले जाना पड़ेगा और अब वो सीनियर गैजेटेड ऑफिसर डिसाइड करेगा कि सर्च करना है या नहीं, कंसिडरिंग द सिचुएशन। मतलब उस पर्सन ने बोला ऐसे कैसे सर्च कर सकते हो, मुझे तुम्हारे सीनियर से मिलवाओ। थोड़ा सा लॉ नॉलेजेबल बंदा होगा तो ऑब्वियसली बोलेगा 100 और 101 में आपको राइट है सर्च करने का, लेकिन 102 में मुझे राइट है कि आपके बॉस को मैं बुलवाऊं और उन्हीं के सामने मेरा सर्च हो, उनको जज करने दीजिए,
उनको जज करने दीजिए कि वेदर यू आर करेक्ट और नॉट, कि आप जो मुझे रोक के सर्च कर रहे हैं। लेट हिम ऑल्सो जज द सेम। तो 102 है, बहुत सिंपल है। पर्सन टू बी सर्च्ड मे रिक्वायर टू बी टेकन बिफोर गैजेटेड ऑफिसर ऑफ कस्टम और मजिस्ट्रेट। ठीक है, कहता है पर्सन में रिक्वायर, यानी जिसका सर्च किया जाना था सेक्शन 100 में और 101 में, अगर वो चाहता है तो when an officer of the custom is about to search any person, मैं आपको सर्च करने ही वाला था कि आपने डिमांड क्रिएट कर दी, तो मुझे बिना डिले के आपको अपने नजदीकी गैजेटेड ऑफिसर ऑफ कस्टम के पास ले जाना होगा और मजिस्ट्रेट के पास। अब आए दिन हम लोग सुनते हैं कि डॉक्टर जो हैं वो भी गैजेटेड ऑफिसर हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, क्या उनके पास ले जाएं? नहीं, साफ साफ बोल रहा है गैजेटेड ऑफिसर ऑफ कस्टम्स। तो अब डेफिनेशन में जाके देखना होगा, जो कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रहा उसमें। कस्टम में गैजेटेड ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं? एकेडमिकली नहीं, एकेडमिकली जरूरत नहीं है। अब ऑफिस पर्पस के लिए आपको सेल्फ इंटरेस्ट लेना है तो कर सकते हो गूगल वगैरह, और अगर इसके यहाँ नहीं तो कम से कम मजिस्ट्रेट के यहाँ ले जाओ। ठीक, अब आप सर्च उन्हीं के सामने कर सकते हो। कहता है इफ सच रिक्वेस्ट, अगर वो रिक्वेस्ट उस बंदे ने की तो आप उसको रोक सकते हो, डिटेन रख कर सकते हो, सर्च नहीं कर सकते जब तक आप उसको उन ऑफिसर्स के सामने न ले जाओ, लेकिन रोक के तो रखना पड़ेगा। सर उस बंदे ने मजिस्ट्रेट की डिमांड भी कर दी और घर भी जाना चाहता है, तो दोनों चीज तो पॉसिबल नहीं है, दोनों चीज पॉसिबल नहीं है। गैजेटेड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट में डिस्चार्ज द पर्सन और डायरेक्ट द सर्च। अब यहां पर ये ऑफिसर जो हैं ये हाँ में हाँ मिलाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। प्रॉपर ऑफिसर को लगा सर्च करना चाहिए, उसकी जो बुद्धि थी, उसकी जो नॉलेज थी, अब वो सीनियर के पास लेके आया, सीनियर ने सारी सिचुएशन देखी और बोला छोड़ दो, जाने दो, और या फिर डायरेक्ट किया नहीं सर्च करो। ठीक, अब ये ऑफिसर्स लोग जो प्रॉपर ऑफिसर है या फिर ये मजिस्ट्रेट हैं, गैजेटेड ऑफिसर, ये लोग अपनी मनमानी ना करें, ब्राइब वगैरह ना लें, गलत केस ना बना दें, लोगों को फंसा ना दें। उसके लिए बोला गया कि भाई ये सब जो काम कर रहे हो तो विटनेस भी साथ में रखो, राइट, लिखित में विटनेस को अपॉइंट करो, सर्च करते समय जो भी सामान मिलेगा उसकी लिस्ट बनाओ और विटनेस से भी साइन करवाओ और खुद भी साइन करो। सर ये नियम देने से क्या होता है ना, प्रॉपर ऑफिसर मोर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि यार मुझे जवाब देना पड़ेगा आगे। ठीक है, कहीं ना कहीं जो जूनियर्स ऑफिसर्स यानी प्रॉपर ऑफिसर्स हैं वो तंग ना करें नॉर्मल पर्सन को। जैसे हम और आप बाहर से आ रहे हैं, कोई भी ऑफिसर आके हमारे पीछे पड़ गया, बोला 1000 रुपया दो तभी जाने देंगे, ऐसा होता नहीं है, मैं कह रहा हूं। तो ये सब प्रोविजंस जो हैं वो उनको थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। और फिर ये तो नॉर्मल सा है कि भाई फीमेल को सर्च कर रहे हो तो फीमेल ऑफिसर होनी चाहिए। सर 2 or more person to attend and witness search. Before making a search under the provision of this 200 or 101, the officer of the customs shall call upon 2 or more person to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do. उन जो दो या दो से अधिक लोगों को मैं विटनेस करने बुलाऊंगा उनको लिखित में मैं ऑर्डर दूंगा कि आओ इस सेक्शन में मुझे इस पर्सन का सर्च करना है, तुम भी विटनेस करो, यानी आप गवाही में रहना, साइन भी करो कि हम सारे प्रोसेस को सही फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के ब्रीफकेस से ये सामान निकला था जो पकड़ में आया है। वो ऐसा ना बोले कि कस्टम ऑफिसर ने अपने सामान मिला दिया हमें फंसाने के लिए। एंड द सर्च शैल बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ सच पर्सन एंड द लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड in the course of such search shall be prepared by officer or other person and signed by such witness. तो विटनेस की भी जरूरत है, लिस्ट बनेगी। जो गुड्स लाइबल टू कन्फिस्केट, यहां था ना वर्ड लाइबल टू कन्फिस्केशन, मुझे लगता है कि मैं उस गुड्स को जब्त करूंगा, आप कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं पे कर रहे हैं, प्रोहिबिटेड गुड्स लेके आए हैं, तो जब ये श्योर हो जाएगा कि आप कुछ गलती किए हो तो उसका अगला स्टेप सर्च सीज ही तो है, हम उस गुड्स को जब्त कर लेंगे, सीज कर लेंगे, जिसका टॉपिक है आगे अगले चैप्टर में। द फीमेल शैल बी सर्च बाय एनीवन एक्सेप्ट एनी, नो फीमेल शैल बी सर्च्ड बाय एनीवन, फीमेल किसी से सर्च हो ही नहीं सकती। अच्छा, अरे नहीं, एक्सेप्टिंग अ फीमेल यानी फीमेल ऑफिसर्स ही फीमेल को सर्च करेगी, लीगल लैंग्वेज है थोड़ा सा।
सर जी सर्च से काम नहीं चल रहा है, पूरे बॉडी का एक्सरे और स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ना पेट के अंदर कुछ है जो आप स्मगल करने की कोशिश कर रहे हो, कोई ड्रग्स, कोई छोटी सी टेबलेट के अंदर कोई ऐसी चीज जो बॉडी के साथ, हम लोग मूवी सब में देखते हैं लोग वो बॉडी में अंदर ऑपरेशंस करके कोई चीज छुपा देते हैं, जैसे डायमंड को एक बैग में डाला और बैग को ऑपरेशन करके बॉडी के अंदर डाल दिया। तो अब ये सेक्शन 103 थोड़ा सा अपर लेवल का सेक्शन है। पहले तो क्या है जी, सेक्शन 100 और सेक्शन 101 में ना सर्च कर रहे थे ऐसे ऐसे करके, हाथ, पॉकेट, पैंट, ठीक है, और जूते, और उसके बाद फिर ना ब्रीफ केस, बैग वैग, सामान वान सब निकाल के आपके पास जो हाथ में बैग था, हैंड बैग, उन सबको हम सर्च कर रहे थे। अब उन सब से काम नहीं चलने वाला है, पूरी बॉडी को एक्सरे मशीन में डालना पड़ेगा, या कोई एक मशीन जो होती है जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन, हम लोग पेट में क्या बीमारी है, क्या सामान है, पत्थर है किडनी में कितने हैं, पत्थर है एक्चुअली में, या कोई वो ना बंदूक की गोलियां हैं जो मूवी सब में देखते हैं, है ना, तो क्या है वो जो आखिर बॉडी के अंदर डाल के वो स्मगल करने की कोशिश कर रहा है, यानी बिना ड्यूटी पे किए ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर अब 100 और 101 से काम नहीं चलेगा, हमें 103 लाना पड़ेगा। और बेटा 103 में ये रेड लाइन दिख रही है 4th एडिशन की, अगर आपके पास 5th एडिशन की बुक है तो वहां ये रेड लाइन नहीं है, राइट। अच्छा, प्रिंटेड बुक में तो है ही नहीं, राइट, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, जो 5th एडिशन की बुक होगी उसमें इस रेड की जगह ब्लैक में कर देता हूं, अगली बुक में जो मैं बनाता हूं उसमें इस रेड की जगह ब्लैक कर देता हूं और यहां लिख देता हूं इंसर्टेड और अमेंडेड बाय फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019। जैसे कहीं कहीं लिखा हुआ है कि इट इज इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 18, जैसे अब यहां पे दिखाया था मैंने पिछले साल की अमेंडमेंट, यहां पर दिखाया पिछले साल की अमेंडमेंट तो FA 18 लिखा हुआ है, पिछले साल की अमेंडमेंट FA 18 लिखा हुआ है। तो ऐसे ही जब हम लोग एक एक साल आगे जाते जाते हैं तो 17 की अमेंडमेंट हटा देंगे, अब आगे जाएंगे तो 18 की अमेंडमेंट हटा देंगे, और जो ये रेड रेड दिख रहा है सबको 9 कर देंगे, 19। इस तरीके से हम अपने नोट्स को आगे बच्चों को गाइड करने के लिए मैनेज करते हैं। ट्रिक्स है बेसिकली, मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है ना सर। पावर टू स्क्रीन और एक्सरे, पहले वर्ड क्या था, सर्च। सर्च में हमने आपको सर्च किया, आप कहीं छुपे हुए थे किसी किसी ट्रॉली के अंदर, किसी कार के अंदर, राइट, हमने वो सर्च किया, सामान आपका सर्च किया। इस बार आप ही को सर्च करना है आपकी बॉडी के अंदर क्या है, क्योंकि अब अंदर क्या है उसके लिए तो अब एक्सरे और स्क्रीनिंग ही होगी। अल्ट्रासाउंड तक करवा देंगे सर जी, अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चला तो सीधा बड़ी वाली वो जो मशीन होती है इमेजिंग वाली उसमें डाल देंगे, बॉडी में एक एक चीज पता चलेगी कहां से क्या आई हुई है और कहां गई हुई है। द पावर टू स्क्रीन और एक्सरे बॉडीज ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन फॉर डिटेक्टिंग सेक्रेटेड गुड्स इन द बॉडी, विद इन द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के ऊपर नहीं, बॉडी के अंदर हो तब इस सेक्शन का यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा, और ये अमेंडमेंट का पार्ट है। तो सर अमेंडमेंट क्या है 2019 की? एक्चुअली ना पहले आपको इस सेक्शन में सीधा किसी भी पर्सन पे जब आपको शक होता था तो उसको सीधा मजिस्ट्रेट के पास ले जाते थे। अगर प्रॉपर ऑफिसर को शक हुआ कि भैया इसकी बॉडी के अंदर कुछ है, अब एक्सरे करके देखना पड़ेगा, तो उस केस में हम सीधा मजिस्ट्रेट के पास ले जाते थे और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का वेट करते थे कि भाई इस पर्सन को छोड़ दें या भेज दें सर्च करने के लिए, एक्सरे करने के लिए। थोड़ा मजिस्ट्रेट पे वर्कलोड बढ़ने लग गया और इरिटेट भी होने लग गया, बोलता है यार ये तो तुम लोग भी डिसाइड कर सकते हो, हर चीज मेरे पास ही लेके आ जाओगे। ये HOD था बेसिकली, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो गुस्सा हो गया कि भाई अपने सीनियर के पास चले जाओ। तो प्रॉपर ऑफिसर बोलता है, प्रॉपर ऑफिसर सीधा HOD के पास नहीं जाएगा। पहले की जो लाइन थी जो यहां कटी हुई है 5th एडिशन में, ये हटा भी दूंगा, या हो सकता है ना भी हटाऊं, चलो नहीं हटाऊंगा, और नहीं भी दिख रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, कटा तो कटा। अरे ये वीडियो में आप समझ ही रहे हो ना चीज को, और जितना कम मटेरियल रहेगा उतना एग्जाम्स के लिए सही है। पुरानी चीज अगर हटा भी दी मैंने बुक में तो क्या फर्क पड़ता है। अब अगला एडिशन जब बनाऊंगा 5th एडिशन, ये मेरे सामने 4th एडिशन वाला टेक्स्ट है, ठीक, जब 5th एडिशन बनाऊंगा तो ऑब्वियसली उसमें कुछ तो चेंज करूंगा,
ठीक सर, समझ गए अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट में क्या है बेसिकली, सेक्शन 103 में अब आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज छिपी है जहां पर लगता है कि वो गुड्स प्रोहिबिटेड था, कन्फिस्केशन होगा उस गुड्स का, और वहां पर आप इम्प्रॉपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, यानी बिना ड्यूटी पे किए आप उसको लाना ले जाने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसे केस में हमें जब इनसाइड बॉडी का केस होता था तो पहले सीधा केस को मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ता था। अब लेकिन हम अपने लेवल पे ही डिसाइड कर देंगे और उससे जो रिपोर्ट आएगी उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे। देखो, मजिस्ट्रेट इज द अल्टीमेट ऑथोरिटी इस सेक्शन में। एक है कि लेट हिम डिसाइड कि एक्सरे होगा या नहीं, और एक होगा कि प्रॉपर ऑफिसर अपने बॉस। अब देखो यहां पर बॉस में प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर नहीं है। अभी जो हमने एक सेक्शन पीछे पढ़ा 101 उसमें था प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर। अब 103 में कौन आ गया? डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर। तो फर्क तो है बॉस, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। और यहां पर मजिस्ट्रेट एक्शन में, मजिस्ट्रेट पिक्चर में कब आएगा? जब सामने वाला बंदा रिक्वेस्ट करे तब, अदरवाइज 102 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सामने वाले बंदे ने रिक्वेस्ट किया नहीं, हमने 100 और 101 लगा के केस खत्म कर दिया। चलिए, तो ये अमेंडमेंट क्लियर हो गई हमारी सर, पक्का? ये अमेंडमेंट 2020 के लिए आई है, 2019 के एग्जाम्स के लिए अमेंडमेंट नहीं थी ये, 3rd एडिशन बुक में, 4th एडिशन बुक में। और सर इस अमेंडमेंट को तो मैंने लाया ही लाया, उसके अलावा सेक्शन 103 के मैंने टेक्स्ट को काफी सारा यहाँ पे चेंज किया है, पूरा अच्छा खासा डिटेल्ड यहाँ बना दिया है 3rd एडिशन के कंपेयर में। 4th and 5th सेम है। सेक्शन 103, द डिटेंशन ऑफ द पर्सन रेफर्ड इन सेक्शन 1002। फिर देख रहे हो वही पर्सन लोग जो पहली पेज पे ऊपर में नोट कराया कि इसको 3-4 मार्क्स के लिए याद कर लेना, फिर से वो लोग आ गए। यानी वही लोग जिनका डिस्कशन ऊपर आपने पढ़ा था, जो फ्लाइट पे हैं, उतरे हैं, जाने वाले हैं, या किसी और रास्ते से आए हैं, जा रहे हैं, है ना। और फिर से ऑब्वियसली देखो यहां पर क्या था, जब तक हम आपको गैजेटेड ऑफिसर के पास नहीं ले जाएंगे तब तक रोक के रखेंगे, डिटेन। तो वैसे ही यहां वर्ड है डिटेंशन। भाई जब तक तुम्हारी स्क्रीनिंग नहीं होगी, एक्सरे नहीं होगा, तब तक तुम्हें रोकना तो पड़ेगा, रोकेंगे। वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज अ रीजन टू बिलीव, अगेन बॉक्स पर डाल दीजिए, एनी पर्सन जिनका रेफरेंस ऊपर 100 में था, कुछ उसके पास गुड्स है जो बॉडी के अंदर है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बॉडी के ऊपर रहे तो ये सेक्शन लगाएंगे नहीं, बॉडी के अंदर होना चाहिए। ही मे डिटेन सच पर्सन एंड शैल, अब पहले क्या थी लाइन, सीधा यही थी, प्रोड्यूस हिम विदाउट अननेसेसरी डिले बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन अब इसकी जगह यहां पे और लग गया। अब और में यहां एक ऑप्शन आ गया कि भाई अपने सीनियर से बात करो, ठीक, और बताओ, एक्सरे करवा के रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजो विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर एज सुन एज प्रैक्टिकेबल स्क्रीन और स्कैन, 2 वर्ड है, स्क्रीन स्कैन, सच पर्सन यूजिंग सच इक्विपमेंट एज द अवेलेबल एट द कस्टम स्टेशन। सर कस्टम स्टेशन में अगर इक्विपमेंट अवेलेबल है तो वहीं पे उसका एक्सरे स्क्रीनिंग कर दो, वरना उसको पैथोलॉजी भेजेंगे। जैसे हम लोग को एक्सरे करवाने जाना पड़ता है ना, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला एक्सरे करवाओ, एक्सरे वाले के पास गए, अल्ट्रासाउंड कराओ, अल्ट्रासाउंड वाले के पास गए। तो अगर ये सब व्यवस्था उस पोर्ट, उस कस्टम स्टेशन पे है तब तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो उसको फिर आगे हमें पैथ ले जाना पड़ेगा, रेडियोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा, स्कैन सेंटर्स, बट विदाउट प्रिजुडिस टू एनी ऑफ हिज राइट। ओहो, बंदा भाई साहब बोलता है हम तो गांधी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास स्पेशल राइट्स हैं। यस सर, हम ये प्रोविजन सब पे नहीं अप्लाई कर सकते, फिर तो मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे। अगर जिस बंदे का हमें स्क्रीनिंग कराना है, सर्च कराना है, उसके पास कोई स्पेशल राइट है या वो अपना कंसेंट नहीं दे रहा है, तो फिर हम उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे। सर ऊपर भी तो उसने कहा था, तो हम मैटर कहां ले गए थे? मजिस्ट्रेट के पास। वैसे यहां भी क्या कहता है, बट विदाउट प्रिजुडिस टू इज एनी ऑफ हिज राइट अवेलेबल टू सच पर्सन अंडर इन लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। मान लो हम कहते हैं कि किसी एमपी पर सेक्शन 103 अप्लाई नहीं होगा, मतलब कस्टम ऑफिसर्स नहीं लगा पाएंगे, लेट मजिस्ट्रेट डिसाइड। वैसे समझिए, बहुत सारी जगह पे होता है ना, कुछ लोगों को विशेष दर्जा दिया जाता है कि उनको फ्लाइट पर आने जाने समय कभी उसकी चेकिंग नहीं होगी। स्पेशल लोग, न्यूज आई थी कि भाई रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी, इन सबको भी ये राइट्स मिले हुए हैं कि वो जब एयरपोर्ट पे ट्रेवल करेंगे बाहर
के लिए, और बाहर से जब इंडिया आएंगे तो उनके लिए स्पेशल रूट रहेगा और कोई भी नॉर्मल प्रोसेस काम नहीं करेगा। पीएम है नहीं, लेकिन पीएम जैसा ही बिहेव करेंगे उनके लिए। एनीवे, बहुत सारे लोगों को ऐसे राइट्स मिले हुए हैं, तो सब्जेक्ट टू दैट, मतलब उनके वो राइट्स खराब ना हो सेक्शन 103 के अंदर इस क्लॉज में जो नया आया है। बट विदाउट प्रिजुडिस टू एनी ऑफ हिज राइट्स अवेलेबल टू सच पर्सन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स इंक्लूडिंग हिज कंसेंट फॉर सच स्क्रीनिंग और स्क्रीनिंग। कंसेंट देगा स्क्रीनिंग के लिए, करवा के फटाफट, क्या कहता है, एज सुन एज प्रैक्टिकेबल, रिपोर्ट को लेकिन फटाफट भेजना ही पड़ेगा किसके पास, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास। और या तो तुम बंदे को ही पहुंचा दो, मैटर को ही पहुंचा दो मजिस्ट्रेट के पास। सर अब हम लोग मजिस्ट्रेट की हेल्प लिए, मतलब इसमें अगर इसमें गए हैं तब तो कहानी खत्म, सीधा रिपोर्ट लेके जाएंगे मजिस्ट्रेट को दे देंगे और वो तो यहां आ गया, सीधा यहां इसके अंदर आ गया। वो जो रिपोर्ट लेके गए सीधा यहां पे एक छोटी सी अमेंडमेंट आ गई उसके चलते कि अब उस रिपोर्ट के बेसिस पर मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि उस आदमी का ऑपरेशन कब होना है, कहां होना है, जिसने अपनी बॉडी के अंदर सामान छुपा रखा है। ठीक है, बहुत लोचा है दोस्त। मूवी में जो देखते हैं उसके पीछे के सेक्शंस कैसे काम करेंगे वो देखना है हम लोग। चलिए, अब सर नहीं सर हमने ये इस प्रोसेस में नहीं गए, हम सीधा मजिस्ट्रेट के पास ले गए, तो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा और उसे लगता है कि नहीं इस आदमी का स्क्रीनिंग नहीं होना चाहिए, एक्सरे नहीं होना चाहिए, तो वो उसको यहां पे छोड़ भी सकता है। लेकिन अब मजिस्ट्रेट बोलता ना सही है, रीजनेबल ग्राउंड है, इसका एक्सरे होना चाहिए, तो फिर वो ऑर्डर दे देगा और एक्सरे होगा। ठीक, वेयर एनी सच मजिस्ट्रेट हैज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट such person has any such goods secreted in his body and the magistrate is satisfied for the purpose of discovering such goods it is necessary to have body of such person screened or x-rayed, ऑर्डर पास कर देगा। हालांकि ये ऑर्डर तभी पास होगा जब उसके बॉडी के अंदर कोई सामान है जिसको ढूंढना है। नॉर्मल सर्च जो करना है उसमें हम इस सेक्शन में आएंगे ही नहीं। सर रेडियोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा। वेयर मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करता है एक्सरे के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, तो उस पर्सन को हमें रेडियोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा जिसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन हो, प्रॉपर गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन हो। ठीक, एंड सच पर्सन शैल अलाउ, जिस पर्सन के ऊपर हमें शक है वो एक्सरे के लिए अलाउ करेगा। रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगी विद द एक्सरे पिक्चर्स, और अब मजिस्ट्रेट डायरेक्शन देगा ऑपरेशंस वगैरह सब के लिए, तो वो यहां लिखा हुआ है। चीड़फाड़, where on the receipts of a report from the proper officer under the clause A of subsection 1, तो ये जो अमेंडमेंट्स है बेसिकली ये अमेंडमेंट्स किसके कारण है, 1A जो यहां पर नया आया, इसमें हमें 103 में अगर हमें किसी पर्सन पे शक हुआ कि उसके इनसाइड बॉडी को छुपी हुई चीज है, तो क्या सीधा मैटर मजिस्ट्रेट के पास जाएगा या हम भी एक्सरे के लिए डिसाइड कर सकते हैं, हम भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट नहीं है तो मैटर मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। और फ्रॉम अ रेडियोलॉजिस्ट एक रिपोर्ट आएगी, द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एनी पर्सन, अब रिपोर्ट अभी तो एक्सरे, अभी तो देखो पहले प्रॉपर ऑफिसर को शक हुआ, मजिस्ट्रेट के पास मैटर गया, मजिस्ट्रेट ने देखा हाँ एक्सरे होनी चाहिए, एक्सरे हुआ। अब एक्सरे में कुछ निकल के आएगा और नहीं आया तो छोड़ देंगे। अब कुछ निकल के आया तो फिर अब सुटेबल एक्शन और एडवाइस के लिए हम मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे और जो वो मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलेगा उस पर्सन को फॉलो करना पड़ेगा। फीमेल के लिए फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होनी चाहिए। वेयर एनी पर्सन इज ब्रॉट बिफोर अ मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन, सच मजिस्ट्रेट मे फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन सच पर्सन टू kept in such custody and for such period as think fit। सर बेसिकली मजिस्ट्रेट अब इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए उसको कस्टडी में, जैसे हमने ऊपर पढ़े थे, डिटेन कर सकते हैं, फिर मैटर मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और मजिस्ट्रेट चाहता है कि इसको 3 दिन तक रखा जाए अभी, तो हम उसको डिटेन कर सकते हैं, कस्टडी में रख सकते हैं। ठीक है, एंड फाइनली लास्ट में क्या कहता है कि ये प्रोसेस ही शुरू से ही चालू मत करो, सीधा उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। मतलब एक्सरे करना, स्क्रीनिंग करना, ये सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने चेकिंग के समय ही हाँ बोल दिया कि हाँ मेरी बॉडी में इस जगह पर मैं छिपा के ला रहा हूं, तो सारा स्यापा ही खत्म। ना हम मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, ना रिपोर्ट
लेंगे, सीधा हम ऑब्वियसली एक प्रोसीडर फॉलो करके उसको ट्रीट कर देंगे और उसको जो सजा सुनानी होगी सजा सुनाएंगे. नथिंग इज सेक्शन shall apply to any person referred in subsection 1 who admits that goods liable to confiscation are secreted inside his body. तो सर सबसेक्शन 1 के जो चीज है वो अप्लाई नहीं होंगी, मतलब आपको एक्सरे के लिए नहीं बोला जाएगा, आपको मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाया जाएगा. ठीक है, सीधा आपके ऊपर हम एक्शन लेंगे, कंक्लूड करेंगे और क्या. चलिए सर, ये तो हो गए हमारे जो बेसिक हमने एक आइडिया लेना था. और सेक्शन 1031 हमने 4 सेक्शन कर लिए, 100, 101, 102, 103. अब जो बेसिकली हमारा टारगेट रहता है कि हम 1 घंटे के वीडियो ही बनाएंगे एक बार में, बर्डन को कम करने के लिए. तो ये वीडियो मैं यहीं पे रोक रहा हूं. लेकिन हालांकि अब इसमें भी देखो 2 जगह अमेंडमेंट है इस चैप्टर में, एक जगह 103 में और एक 104 में. तो 104 में रेड पार्ट किया हुआ है, रेड पार्ट किया हुआ है. ठीक है, करेंगे बात इसमें. ये 2-3 सेक्शन है लगातार आप देखो तो 104 तक तो इंपॉर्टेंट है ही. सर आप 104 के बाद नहीं कुछ करना चाहते हो, छोटे छोटे सेक्शन, बोला सर इतना कितना पढ़ेंगे, आप कुछ शॉर्टकट बता दो. तो इस चैप्टर को पढ़ो, 100, 101, 102, 103, 104 अमेंडमेंट्स हैं. उसके बाद एक ये जरूर पढ़ना है अपने को, कौन सा, ये कंट्रोल्ड डिलीवरी, क्योंकि ये 1091 ए जो है एमटीपी में भी आ गया है और ये 2 साल पहले की अमेंडमेंट है. तो 3-4 मार्क्स का थ्योरी, व्हाट इज कंट्रोल्ड डिलीवरी अंडर कस्टम एक्ट. अब सोचो ये ब्लाइंड क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट इज कंट्रोल्ड डिलीवरी राइट अंडर कस्टम एक्ट 1962, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा एग्जाम में जज करना. ठीक है, करेंगे, देखो पढ़ना तो पड़ेगा तभी आप एग्जाम में गैस कर पाओगे. तो चलो अगले सेशन में मिलते हैं और हम लोग 104 डिस्कस करेंगे. बाकी मैंने ग्राउंड आपको बताने की कोशिश की और मैंने इसको बेसिक चैप्टर से लिंक किया और एक सेक्शन की लिस्ट दिया आपको. ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिए. रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो भी जुड़िए आप वहां पे. देखो आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो तो टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब चैनल दोनों में जुड़े रहो, आपको पता चलता रहेगा क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं सर की तरफ से. और बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो ही, हमारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी हमारी टीम मैनेज करती है. बाय बाय, थैंक यू. अगली क्लास में मिलेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे. ये मैं जानबूझ के स्प्लिट कर रहा हूं क्योंकि 1 घंटे का टारगेट रखना है मुझे एक क्लास का. आप चाहो तो अगली क्लास तुरंत स्टार्ट कर लो. इनफैक्ट मैं भी अपना गेटअप अगली क्लास में नहीं चेंज करना, मैं इसी जो अभी मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था इसी में मैं अगली क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं आपके लिए. खाली मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, ऐसे समझो लेक्चर को, इस चैप्टर को स्प्लिट कर दिया. राइट